बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो अगर आपको डेली के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से अपडेट रहना है बिजनेस न्यूज़ स्पेसिफिकली, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। टमो ओवरटेक्स TCS एज ग्रुप्स मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म आफ्टर 10 ईयर्स। टाटा मोटर्स की यहाँ पे बात हो रही है। एंड TCS को हम लोग क्राउन जूल बोलते थे आज तक टाटा ग्रुप का। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट TCS से आता रहा है हमेशा। एंड फिर टाटा ग्रुप उसे री इन्वेस्ट करती रही है उन कंपनीज़ में जहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत है। लेट्स से टाटा मोटर्स में ही एक वक्त था जब कोविड के बाद काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, राइट। सो ये सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ करती थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन इस बार टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 17,483 करोड़। एंड TCS के कंसोलिडेटेड नेट अर्निंग्स को सरपास कर लिया है, जो है 12,434 करोड़। सो अगर कोई पूछे अब कि टाटा ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, तो अब TCS नहीं, टाटा मोटर्स है। अगर यहाँ पे बात करें तो ऑटोमोटिव मेजर टाटा मोटर की, तो 213% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है बॉटम लाइन में, फ्रॉम 5,574 करोड़ जो एक साल पहले था। अगर IT फर्म का ग्रोथ देखें तो सिर्फ 9.1% ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में। एंड IT तो ओवरऑल सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे इस बार, तो प्रॉफिट में कोई ग्रोथ हुआ है ही नहीं बहुत ज़्यादा। इवन TCS में हम कहेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे कंपैरेटिवली, इफ़ यू कंपेयर इट टू इन्फोसिस और एनी अदर ब्लू चिप IT। तो टाटा स्टील एक ये भी बड़ा प्लेयर है टाटा ग्रुप में, एंड ये भी अभी डिक्लेयर करने वाला है अपने रिजल्ट्स, तो अभी इनके रिजल्ट्स आए नहीं हैं। एंड अगर आप कंबाइंड नेट प्रॉफिट देखें 16 टाटा कंपनीज़ की जिन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया है, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट्स इनके 64% ऊपर थे ईयर ऑन ईयर टू 33,217। तो पहली बार डिकेड में ऐसा हुआ है कि टाटा मोटर्स ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है टाटा ग्रुप में प्रॉफिट के मामले में पिछले 10 सालों में, विच इज़ अ वेरी बिग चेंज ऑफ ट्रेंड। तो डिस्पाइट दिस TCS सबसे प्रॉफिटेबल फर्म है इन टर्म्स ऑफ एनुअल प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप एनुअल प्रॉफिट देखें तो जो इनका कंसोलिडेटेड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट होता है 46,625 करोड़ था ये 2023-24 में, जो टाटा मोटर्स के एडजस्टेड नेट प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 32,078 करोड़, मतलब 32,078 करोड़ रहा है टाटा मोटर्स का। सो ये था क्वार्टरली की बात थी, लेकिन एनुअली TCS बहुत ज़्यादा आगे है टाटा मोटर्स से। तो फाइनेंशियल टर्न अराउंड टाटा मोटर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है टाटा सन्स ग्रुप के लिए, राइट। क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप टाटा मोटर्स से परेशान था। आप एक बार स्टॉक प्राइस चेक कीजिए, अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस को 2014 में भी ये 500 के करीब का हुआ करता था। 2016 में अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने खुद इसे नोट किया है 216, 240, 250 के आसपास। उसके बाद ये 40-50 रुपये तक नीचे गया है कोविड में, और फिर वहाँ से अब इसने 1,000 रुपये तक की जर्नी की है सिर्फ कुछ सालों में। सो 50 रुपये से ये 40 रुपये से 1,000 रुपये तक हमें जाता हुआ दिखा है। और सिर्फ शेयर प्राइस ऊपर नहीं गया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुके हैं पहले से, एज कंपेयर टू जो भी आप टाटा मोटर्स के टाइम को आप कंपेयर कर लें 2015, 16 या 14। दूसरे आर्टिकल पर, इंडियाज AI स्पेंड में टच $5 बिलियन बाय 2017। इंडिया एज अ कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्पेंड करेगी करीब $5 बिलियन, मतलब 40 से 45 हज़ार करोड़ 2027 तक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी एक्सपेंस होना है, इंडिया का जो भी इन्वेस्टमेंट होना है, ये 31% के CAGR से आप देखेंगे ग्रो करेगा। एंड $5.1 बिलियन हो सकता है ये 2027 तक। ये एक जॉइंट स्टडी थी जिसके द्वारा ये डेटा रिलीज़ किया गया है बाय इंटेल एंड इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन। सो AI स्पेंडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो स्पेंडिंग है ये फास्टेस्ट होने वाली है अमंग द 8 मार्केट्स सर्वेड। सो यहाँ 8 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था जहाँ पे इंडिया में सबसे फास्टेस्ट आप देखेंगे ग्रोथ है AI इन्वेस्टमेंट में और एक्सपेंसेस में। सो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड ताइवान, ये सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे ये स्टडी की गई। तो AI सॉफ्टवेयर सेक्टर
ये प्राइमरी ड्राइवर रहेगा ओवरऑल ग्रोथ मार्केट का, जहाँ पे $2.6 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2027 तक। इस स्टडी ने ये रिवील किया है। एंड एंटिटीज़ इंडिया में स्पेंड करेंगे करीब $1.7 बिलियन ऑन AI 2023 में। 2023 में $1.7 बिलियन मतलब करीब 10 भी नहीं, मैं कहूँगा 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2023 में। एंड यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, ये हाई स्पेंडिंग सेक्टर्स रहेंगे। बट इट्स हिलेरियस कि हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर सेक्टर्स के नाम ले ही लिए। सो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आईटी में सिर्फ आईटी कंपनीज नहीं खर्च करने वाली है सबसे ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट करने वाली है, बल्कि दूसरी कंपनीज जैसे कि BFSI सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर कितनी फास्टली AI का यूज़ कर रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले कवर किया था न्यूज़पेपर में, ये हर जगह पे अच्छा खासा एक्सपेंस होना है AI के ऊपर एंड इन्वेस्टमेंट होनी है यहाँ पर। सो जहाँ पे हम जिस फेज़ में अभी है, यहाँ पे कई सारे पायलट्स हो रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। बाय 2027-28 हम AI देखेंगे हर जगह पर, इसका ये कहना है। और ओवरऑल स्पेंडिंग देखिए AI पर जो खर्चा हो रहा है पैसा अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, सो 50% ये US से आ रहा है। सो बहुत ह्यूज डिमांड है आउटसाइड इंडिया AI टैलेंट के लिए भी। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में जो लोग AI का काम सीख रहे हैं, इन्हें दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। आते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल पर। US अनलीशेस हाई टैरिफ्स ऑन चाइना आइटम्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, अब इन्होंने नए टैरिफ्स अनलीश किए हैं। हाई टैरिफ्स हैं मतलब हाई टैक्सेस चाइनीज़ आइटम्स पर। सो ये जो नए मेजर्स हैं, यहाँ पे EV ड्यूटीज़ मतलब EV इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो टैक्स है ये ओवर 100% तक हो गया है। एंड ये $18 बिलियन के चाइनीज़ गुड्स पर इम्पैक्ट डालने वाला है। सो US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ट्यूसडे को अनवील किया है अ बंडल ऑफ स्टीप टैरिफ इंक्रीजेस, चाइना पर नए टैरिफ इंक्रीजेस, जहाँ पे EVs, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, कंप्यूटर चिप्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसमें हमें हाई टैरिफ देखने को मिलेंगे। मतलब ये प्रोडक्ट्स पर अब टैक्स ज़्यादा लगेगा इंपोर्ट करने में, और यहाँ पे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे US में। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्शन ईयर स्टैंड ऑफ रिस्क कर रहे हैं, इलेक्शन का ईयर है US में। सो कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजिंग के अगेंस्ट ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, खुश किया जाए अपनी पॉलिसीज़ से। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो बाइडन यहाँ पे टैरिफ्स रखने वाले हैं जो इनके प्रेडेसेसर डोनाल्ड ट्रंप ने रखे थे। अगर आप कंपेयर करें, सो जितना भी ये चाइना से रिलेशन थोड़े ख़राब हुए आप कह सकते हैं, या फिर ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई कि कौन कितना टैक्स लगा रहा है, किस पे कंपटीशन चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से आई गेस। एटलीस्ट तब से हमें ये ज़्यादा सुनने को मिला है। और हम ये भी देखेंगे कि तब से US और चाइना के रिलेशंस थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। सो यहाँ पर ओवर 100% ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, वाइट हाउस का कहना है। और यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, US का ये कहना है। और US की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि इनका ये मानना है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और जो वहाँ पे आप कह सकते हैं जो पॉलिसीज़ है चाइनीज़ गवर्नमेंट की, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है US बिजनेसेस के लिए। सो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं US बिजनेसेस को, इसीलिए ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। तो करीब $18 बिलियन के गुड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से, इस पे उनके प्राइजेस पे फ़र्क पड़ने वाला है इस डिसीजन से। ये गुड्स कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स स्टील, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, क्रिटिकल मिनरल्स, सोलर और क्रेन्स। सो यहाँ पे ऐसा पहले भी हो चुका है कि स्टील पर US ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, क्योंकि चाइना बहुत ही सस्ते दाम पर स्टील एक्सपोर्ट कर देता है। एंड जो US की कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और चाइना से कम्पीट नहीं कर पाती। तो US ने इंपोर्ट किया करीब $427 बिलियन के गुड्स चाइना से 2023 में, एंड एक्सपोर्ट किए $148 बिलियन के गुड्स को। सो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रेड डेफिसिट भी है चाइना के साथ US का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना यूज़ कर रहा है सेम प्लेबुक जैसा ये पहले कर चुका है, कि अपने ग्रोथ को ये बढ़ाता रहता है
दूसरों के एक्सपेंस पे, मतलब दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा करता रहता है। तो यहाँ पे चाइनीज़ कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी है, ये पूरे ग्लोबल मार्केट में अपने गुड्स को भर देते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम दाम पर सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं जिस सेक्टर में आते हैं। सो क्योंकि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई लॉ से प्राइस उस चीज़ की कम हो जाएगी जिसका सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो यूएस के और दूसरी कंट्रीज़ के गुड्स यहाँ कम्पीट नहीं कर पाते। एंड आप देखते हैं कि किस तरीके से कंपनीज़ हार मान जाती है चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते कभी भी चाइनीज़ काउंटर पार्ट से। सो अगर आप देखें तो वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप की जो 2020 की ट्रेड डील थी चाइना में, यहाँ पे इसकी वजह से अमेरिकन एक्सपोर्ट्स ना तो बढ़े हैं ना ही अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ी हैं। उनका ये कहना है कि जो 10% अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ था गुड्स पे फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन जो ट्रंप ने प्रपोज किया था, ये फ्रस्ट्रेट कर देगा यूएस को और उनके एलाइज को कि ये प्राइजेस को रेज करें। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से शायद ये डिसीजन लिया गया है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि इस तरीके के और डिसीजंस आ सकते हैं जिन पॉलिसीज़ को हम कहते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़। ये वो पॉलिसीज़ होती हैं जो जनता को खुश करने के लिए ली जाती हैं शॉर्ट टर्म में, बट डजंट मीन कि वो उनको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में या उनके लिए अच्छी डिसीजंस हैं या कंट्री के लिए अच्छी डिसीजंस हैं। सो वी हैव टू सी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे चाइना रिटैलिएट कर देगा एंड कुछ गुड्स पर और ज़्यादा टैक्स लगा देगा यूएस के, बट वी हैव टू सी कि यूएस बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है चाइना को एंड चाइना बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है यूएस को। सो यूएस उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे डेवलप होती हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि पावर में कौन आता है इस वक्त, रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेट्स आते हैं, बाइडन आते हैं दोबारा या डोनाल्ड ट्रंप। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।